Hello, dear student. Welcome back to my channel Science Academy Surat. This is Sagar Patil, your physics faculty, and today we will going to discuss about the new topic Ohm's law from our chapter number 3, that is current electricity. So ये particular topic start करने से पहले we will recall our previous topics which we already discussed over here. We discuss about the current. हमने current पढ़ा था, the rate of flowing charges from any conductor is called a current. फिर हमने करंट के टाइप्स पढ़े थे, दैट इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा था. देन अगेन हमने पढ़ा था एवरेज करंट. इंस्टेंटेनियस करंट था कि पर्टिकुलर किसी भी एक टाइम के पास जो करंट होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, और कोई गिवन टाइम इंटरवल के बीच में जो करंट होता है दैट इज एवरेज करंट. फिर हम गए थे करंट डेंसिटी के बारे में, बिकॉज करंट डेंसिटी इज द पॉइंट फंक्शन एंड विच इज इंडिकेटिंग, वो हमको क्या इंडिकेट कर रही थी कि पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शन के अंदर से गिवन टाइम में कितना करंट पास होगा, दैट इज करंट डेंसिटी थी. मतलब वो इनडायरेक्टली हमको बताती थी, जो करंट हमको नहीं बता पाता था. करंट हमको दिखाता था कि भैया जा रहा है करंट यहाँ से, ठीक है, बट करंट डेंसिटी हमको क्या दिखाती थी कि करंट डेंसिटी हमको ये बताती कि पर्टिकुलरली किसी भी पॉइंट के पास गिवन टाइम में या गिवन क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास हो रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना डेंस है, वो हमको क्या बताती थी, करंट डेंसिटी बताती थी. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में. तो जॉर्ज साइमंस ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट थे. उन्होंने अपने लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए वी वर्सेस आई के, मतलब वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर्स के दो एंड के अक्रॉस में वोल्टेज और उसमें से फ्लो होने वाले करंट के ऊपर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए. एंड आफ्टर such or too many experiments he came to this conclusion. उन्होंने एक कंक्लूजन लाया. क्या कंक्लूजन था, चीजों को समझो आप भी, तो ये लॉ जो है आप ऑटोमेटिकली लिख पाओगे. ठीक है, रट्टा मत मारो, बिकॉज फिजिक्स इज नॉट अ रट्टा काइंड ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, कंसेप्ट को समझो, आप इजीली ये लॉ लिख सकते हो. क्या लॉ है, क्या बोला था जॉर्ज साइमन ने, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने. उन्होंने ऐसा कहा था कि सपोज दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है, इसको मैं सपोज करता हूँ कि एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के दो एंड पे, पर्टिकुलर ये एंड और ये एंड, इन दोनों के एंड पे मैंने एक क्या लिया, एक वायर ज्वाइन कर दी और पोटेंशियल का डिफरेंस दे दिया. ठीक है, तो इसमें से पास होने वाला करंट जो है वो ये दोनों जो कंडक्टर के एंड है, ये जो एंड है उस एंड पे लगने वाले, मतलब ये एंड पे रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होगा. दैट मीन्स क्या कि सपोज एक कंडक्टर है, उनके एक्सपेरिमेंट का बताता हूँ मैं. एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से मैंने यहाँ पे सपोज 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे से जो करंट पास हो रहा है दैट इज सपोज 4 एम्पियर. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे 20 वोल्ट लिया, यहाँ पे अगेन 0 लिया, और उस टाइम पे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तब उनको पता चला कि भैया ये 4 की जगह पर भी 8 एम्पियर पास हो रहा है. दैट मीन्स क्या, तो इसका क्लियर सा इंडिकेशन है बच्चों. इसका इंडिकेशन क्या है कि अगर मैं V की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो इनडायरेक्टली तो नहीं बट डायरेक्टली मेरी I की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो x प्रोपोर्शनल टू y का मीनिंग क्या होता है, x प्रोपोर्शनल टू y का मीनिंग क्या होता है कि भैया अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओ तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, x की वैल्यू घटाओ तो y की वैल्यू भी घटेगी. तो देखो, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो I भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज अगर कम करूंगा तो I भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो V proportional to I, this is the law of Ohm. But उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, क्योंकि वो लाइन आपको भूलना नहीं है, बिकॉज विदाउट दैट लाइन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आर नथिंग. क्या है वो लाइन, अंडर अ डेफिनेट फिजिकल कंडीशन. दैट मीन्स क्या कि इफ देयर इज अ नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन ह्यूमिडिटी, मतलब स्टैंडर्ड एक कंडीशन है कि इस कंडीशन, जैसे कि मैं दोपहर के 3 बजे पर्टिकुलरली मेरा टेम्परेचर है 30 डिग्री, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी कुछ 33 पॉइंट समथिंग है. ठीक है, तो उसी कंडीशन में कल मैं इसी कंडक्टर को अगर टेस्ट करूंगा तो ही मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. समझ रहे हो, मतलब कुछ भी हो जाए. देखो, फील करो चीजों को. क्या कहा मैंने कि कंडीशन जो आपकी स्टेट है, जिस स्टेट में आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब ये रूम में है, ये रूम में
जो भी मेरा करंट टेम्परेचर है, करंट प्रेशर है, करंट ह्यूमिडिटी है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जब आप नेक्स्ट टाइम पे भी सेम कंडक्टर पे एक्सपेरिमेंट करने आओ तब जाके ही आपको ये जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल ऑफ योर वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, समझ आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो खुद को? चलो, सो अब हम बात कर रहे थे अंडर डेफिनेट फिजिकल कंडीशन। मेनली इस पे टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट करता है, लेकिन अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस के लिए पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनलिटी आई तो मेरे को प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ेगी, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर मिलेगा, वेयर R इज नोन एज अ रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको लिख सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अगर इसमें से मैं R को सब्जेक्ट बना दूं तो दैट इज V अपॉन I। तो इसके लिए यूनिट क्या मिलेगा मेरे को? तो इसका यूनिट मुझे मिलेगा वोल्ट पर एम्पियर। इस तरीके से तो V का होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर, और इसी को हम मशहूर फिजिसिस्ट साइमंस ओहम के नाम से इसको हम कहते हैं ओहम। चलो बच्चों, तो बात करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस के बारे में। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो बच्चों, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच एक्चुअली टेल्स यू द हाउ मच अपोजिशन, कितना अपोज क्रिएट कर पाएगा ये पर्टिकुलर कंडक्टर, किसको? करंट को। ठीक है, सो याद रखना, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच tells us that how much opposition can be created by the particular conductor to any current flowing through that conductor। ठीक है, उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो दिखा सकता है। चलो, तो अभी आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि सारे कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं? नहीं, सारे कंडक्टर्स ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दैट मीन्स कि ओहम्स लॉ जो है वो ओहम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ कौन से? जैसे हमने पढ़ा था ना ग्रेविटेशनल फोर्स 11 साइंस में, सहवाग। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो सारे जो है वो दैट इज ऑल आर यूनिवर्सल लॉज, बट ओहम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर कंडक्टर है या फिर कुछ पर्टिकुलर इंसुलेटर ही है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ ओहमिक कंडक्टर या फिर ओहमिक इंसुलेटर। सो ये चीज याद रखना, और वो चीज मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कि ओहम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ बट the conductor which obeys or follow Ohm's law is known as ohmic conductor। अगर इंसुलेटर फॉलो करेगा तो ओहमिक इंसुलेटर। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, द ओहम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ बट द कंडक्टर विच ऑबेज और फॉलोज द ओहम्स लॉ इज नोन एज अ ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों की द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is known as कंडक्टेंस। उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे इस रो से, दैट इज 1/r, इसको हम सिग्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसका यूनिट होता है उल्टा, दैट इज मो, और या फिर इसको हम जो साइमंस ओहम की याद में साइमंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका यूनिट होता है ओम की साइन है लाइक दिस। ठीक है, चलो
सो ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में बात। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। जब हमने कहा कि भैया सारे चीज या फिर सारे कंडक्टर, इंसुलेटर या सारे मटेरियल, ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो कुछ तो लिमिटेशंस होगी उसकी। क्या लिमिटेशंस हो सकती है, ऐसा तो क्या हो सकता है उसमें? तो उसकी कुछ लिमिटेशंस में से पहली लिमिटेशन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। चलो बात करते हैं उसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो पहली लिमिटेशन बच्चों ये है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। कैसे फॉलो नहीं होता? तो आपको सेमीकंडक्टर की थीम पता होनी चाहिए। व्हाई वी आर मेकिंग द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर हम इसके लिए बनाते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली किसी एक करंट की वैल्यू तक अगर वोल्टेज नहीं चाहिए या वोल्टेज के वैल्यू तक करंट नहीं चाहिए, तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। कि सपोज मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज आई, दिस इज वी, ठीक है। देखो यहाँ 0 है, मैं करंट को धीरे धीरे वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, बट करंट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर ये एक्चुअल में ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला कंडक्टर होता, तो ये I वर्सेस V का ग्राफ ऐसा सीधा आता। दैट डजंट मीन कि यहाँ पे जो एंगल है वो 45 होगा, ठीक है, वो तो स्लोप इंडिकेट करता है। क्या कहा मैंने कि अगर I वर्सेस V का मैं ग्राफ करूंगा तो वो सीधा प्लॉट होगा, ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप मुझे, इसका जो स्लोप होगा थीटा, वो मुझे वैल्यू देगा किसकी, रेजिस्टेंस की। बट देखो जैसे ही मैं 0 से आगे बढ़ा, वोल्टेज मैंने बढ़ाया, मेरे को करंट थोड़ा सा मिला, और थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई और थोड़ा सा करंट मिला। बट यहाँ पे देखो बच्चों, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स क्या? तो देखो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, सपोज कर लेते हैं 2 वोल्टेज, कि 2 वोल्टेज तक मुझे करंट कुछ भी नहीं मिला, मुझे करंट की वैल्यू 0 मिली। पर जैसे ही मैं 3 वोल्टेज पे गया, मुझे करंट की वैल्यू कुछ मिली। जैसे 4 वोल्टेज पे गया, कुछ मिली। जैसे आगे गया, कुछ मिली। और उसके बाद उसने फिर से अगेन किसको, यहाँ से ये पर्टिकुलर पोर्शन के पास उसने अगेन ओम्स लॉ को फॉलो करना शुरू कर दिया। ओम्स लॉ को फॉलो करना शुरू कर दिया, बट पर्टिकुलर इस रीजन में उसने ओम्स लॉ को फॉलो किया नहीं किया। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन फॉर ओम्स लॉ, कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर never follow the Ohm's law. Not never follow, but it for a certain range it is not following the Ohm's law. ठीक है। फिर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या होता है? तो बाइसिंग जब होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है। बाइसिंग यानी क्या, तो आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और एक उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज रिवर्स बायस। ये दोनों प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर जब आएगा, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे। तो जब कभी भी बायसिंग होती है बच्चों, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, यानी देखो आप करंट की वैल्यू नेगेटिव भी है, करंट की वैल्यू पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो जब भी कभी भी ऐसा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी बायसिंग होती है, तो दैट टाइम दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ओम। ओम का लॉ वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है? तो और एक कंडीशन लेते हैं कि अगर सपोज मैंने करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ा दी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर करंट की एक रेंज है, उस करंट की रेंज से अगर मैंने ज्यादा वैल्यू का करंट छोड़ दिया, तो क्या होगा? अगर मैं ज्यादा वैल्यू का करंट छोड़ूंगा बच्चों, तो आपने एक ओमिक लॉस करके 10th में पढ़ा होगा, पढ़ा है कुछ, हीट लॉस इन कंडक्टर। सो H प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I स्क्वायर। दैट मीन्स क्या कि अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और बच्चों अगर हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी जो हमने कहा था, सर्टेन नहीं, डेफिनेट फिजिकल कंडीशन, क्या वो सेटिस्फाई रहेगी? नहीं रहेगी। अगर वो नहीं रहेगी, दैट मीन्स क्या होगा कि ओम का लॉ फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम तीसरा भी लिख सकते हैं। क्या तीसरी लिमिटेशन? फॉर आफ्टर, या फिर लिखते हैं आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट एनी
मटेरियल कैन नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। फॉलो और ओबे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने का हुआ तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसका ग्राफ कुछ आपको ऐसे मिलेगा कि भाई यार ये सीधा सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से करंट की वैल्यू बढ़ा दी तो ये कुछ करंट की वैल्यू बढ़ गई, ये हो गया आई, ये हो गया बी। वो सीधा जाना चाहिए था, अगर वो थ्रू आउट ओबे करता तो वो सीधा जाता, बट ये यहाँ पे सीधा नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे यहाँ तक उसने ये रीजन तक फॉलो किया, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये 3 लिमिटेशंस हो गई। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक इसमें होती है जो जगह तो नहीं है, तो प्लीज़ आप टेक स्नैपशॉट ले लीजिए, तो हम चौथा वाला एक लिमिटेशन पढ़ लेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों देखते हैं फोर्थ लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन कुछ इस तरीके से कि सपोज किसी एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखने मिला कि कंडक्टर को अगर मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है, और उसका v वर्सेस i का ग्राफ निकालता हूँ, तो कभी कभी ये स्लोप नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है, और कभी पॉजिटिव भी हो जाता है। आप देख रहे हो ना नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, स्लोप नेगेटिव होगी। बट पर्टिकुलर एक करंट की वैल्यू में आप देखोगे तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, ये देखो सीधी लीटी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सपोज 4 वोल्ट है, कुछ भी है, तो 4 वोल्ट नहीं 4 एम्पियर, सपोज 4 एम्पियर का करंट है, ये स्ट्रेट है, तो पर्टिकुलर एक ही करंट की वैल्यू के लिए देखो कितना वोल्टेज आया, 2 3 4। दैट मीन्स क्या कि सेम करंट है, सेम करंट पे वोल्टेज कैसे हो गए, वोल्टेज इज वैरिंग, वोल्टेज जो हो रहा है वो वैरी हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या, ये भी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारा उनका कहना था कि v प्रोपोर्शनल टू i, अगर i बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, i कम होगा तो v भी कम होगा, और i अगर कांस्टेंट रहेगा दैट मीन्स v भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे वोल्टेज वैरी हुआ। दैट मीन्स क्या कि एक सर्टेन करंट के लिए वोल्टेज वैरी हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ फोर्थ लिमिटेशन, ठीक है। चलो सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। चलो इस चीज को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है, और अब हम पढ़ रहे रेजिस्टेंस। दोनों का राइमिंग मैच हो रहा है ना, ठीक है। सो वही राइमिंग, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, Q प्रोपोर्शनल टू V, कुछ ऐसा पढ़ा था कि चार्ज जो होता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू देयर वोल्टेज। सो Q प्रोपोर्शनलिटी V और प्रोपोर्शनलिटी हटा के Q इज इक्वल टू CV हमको मिला था, ठीक है। तो C क्या था, कैपेसिटेंस था। तो कैपेसिटेंस बच्चों क्या वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता था, या फिर क्या वो Q पे डिपेंड करता था, या फिर V पे डिपेंड करता था? तो योर आंसर विल बी नो। ना वो Q पे डिपेंड करता था, ना वो V पे डिपेंड करता था। क्यों डिपेंड नहीं करता था? तो सीधी सी बात है बच्चों की जो C था दैट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट था, तो ना वो Q पे डिपेंड करेगा ना वो V पे डिपेंड करेगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जो हमें क्वांटिटी मिली है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस भी ना तो वोल्टेज पे डिपेंड होगा ना तो वो करंट पे डिपेंड होगा। याद रखना, जो रेजिस्टेंस है वो भी ना तो करंट ना तो वोल्टेज पे डिपेंड होगा ना तो करंट पे डिपेंड होगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है यार, निकल जाती है जबान, स्लिप हो जाती है, स्लिप, ठीक है। चलो तो क्या होगा, R जो है मेरा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस R is not depends on V or not depends on I। R पे भी डिपेंड नहीं करता, V पे भी डिपेंड नहीं करता। तो भैया ये तू करता किस पे डिपेंड है? तो जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, तो ऐसा पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे एज वेल एज कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। क्या कहा मैंने कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पे, यानी ये कंडक्टर कितना लंबा है, एज वेल एज उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। चल
तो देखो क्या एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूफ हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों और ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बीच में क्या था, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो मिलेगा रो L अपॉन में A, where rho is said to be a specific resistance, और इसको हम कहते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। याद रखना, रो इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट हमको मिलेगा ओम इंटू मीटर, यूनिट आएगा इसका ओहम इंटू मीटर। और क्या रो भी इसके डायमेंशन पे डिपेंड करती है, तो योर आंसर विल बी नो। रो जो है, रो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट करती है, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है, लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर पे वो डिपेंड करती है। इसको कैसे समझेंगे, तो इसको एक सीधा सा चीज में समझो, एक सिंपल सादी सरल भाषा में समझो। चलो क्या बात मैंने कि रेजिस्टेंस जो है उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। कैसे, तो सपोज कि एक कंडक्टर है तो नहीं है, बट मान लो कहाँ से लाए कंडक्टर, तुम्हारे लिए जो है वो ही है। चलो ठीक है, तो ये कंडक्टर है, अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ बच्चों, तो क्या होगी, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, बट साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, कम होगा। मतलब इनडायरेक्टली डायमेंशन में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। अगर डायमेंशन में डिफरेंस आया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वेरी होगा, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया। ठीक है, बट रेजिस्टिविटी क्या कम ज्यादा होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज टेम्परेचर और वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो अगर मेरे को रेजिस्टिविटी चेंज करवाना है बच्चों, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, इस जो कंडक्टर मैंने लिया था ये, इसको उठा के फेंक दो किसी भट्टी में, जहाँ पे बहुत आग जल रही है वहां पे फेंक दो, क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा दैट मीन्स क्या, इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा दैट मीन्स क्या, इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, बट इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना तो इसकी लेंथ बढ़ी, ना तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, मतलब इस पैरामीटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो? सो अगर एक्सटर्नल फैक्टर चेंज करते हो तो जाहिर सी बात है क्या चेंज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी। बट अगर मैं लेंथ या फिर डायमेंशन में चेंजेस करता हूं तो क्या चेंज होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक चीज और, कंडक्टिविटी। सो 1 अपॉन रो यानी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेड टू बी अ कंडक्टेंस, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। इसको क्या बताते हैं हम, इसको कंडक्टिविटी बनाते हैं। ठीक है, सो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी अ कंडक्टिविटी, और इसका यूनिट होगा बच्चों, तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मो इंटू मीटर इनवर्स, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया किसका, कंडक्टिविटी का। और अगेन ये भी किस पर डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। ठीक है, एक चीज देख लेते हैं, आइडियल कंडक्टर या फिर इंसुलेटर की बात करते हैं। चलो बच्चा बताओ, आप ही बताओ। ठीक है, मैं खुद ज्यादा नहीं सोचूंगा, आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। बताओ इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसमें से करंट पास नहीं होगा। अगर जिसमें से करंट पास नहीं होगा बच्चों, तो उसकी क्या ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आइडियल में बात करूं
कि आइडियल इंसुलेटर है, दैट मीन्स क्या, उसमें से कुछ भी करंट पास नहीं होगा। तो उसमें से अगर कुछ भी करंट पास नहीं होगा, दैट मीन्स क्या, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा, और कंडक्टिविटी क्या होगी, जीरो। तो वही लिखना है, रेजिस्टिविटी क्या है, सिग्मा, सॉरी रो। तो यहाँ पे आएगा आइडियल इंसुलेटर के लिए रो इज सेट टू बी अ इनफाइनाइट बट सिग्मा इज सेट टू बी अ जीरो। अभी आइडियल कंडक्टर किसको कहते हैं, तो आइडियल कंडक्टर यानी जिसमें से सारा का सारा करंट चला जाए, जितना यहाँ से आए भैया पूरा निकल जाए, कुछ ना हो, ठीक है। सो आइडियल कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो आइडियल कंडक्टर में से पूरा का पूरा करंट जाना चाहिए, दैट मीन्स सिग्मा होगा इनफाइनाइट, तो रो इज इक्वल टू सी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। चलो तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा बार पूछ लिया है, ठीक है, सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है। चलो तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। चलो तो हमने अभी जस्ट पढ़ा किसका लॉ, ओम्स का लॉ पढ़ा, ठीक है। सो ओम का लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। चलो बट R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो, थोड़ा सा नेटवर्क चला जाता है हमारा भी। सो ये हो गया रो L अपॉन E। याद करो चैप्टर नंबर 2, हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वोल्टेज का यूनिट क्या पढ़ा था हमने, वोल्टेज, और या फिर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का रिलेशन हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें, V इज इक्वल टू E इंटू L, पढ़ा था कुछ ऐसा, याद है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो यार, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट पर, सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अगर इसमें से भी मैं लेना चाहूँ तो देख लो, आप भी ऐसे भी पता कर सकते हो, V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू M, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का तो E हो गया, मीटर यानी लेंथ हो गई, V यानी वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, क्या आएगा, E इंटू L, I रो L अपॉन में A, ठीक है। L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू I अपॉन में A इंटू रो, ये हमने कल ही पढ़ा था, कल यानी कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज सेट टू बी अ करंट डेंसिटी, ये हमारी हो जाएगी करंट डेंसिटी। अगर बच्चों ये करंट डेंसिटी है, सो E इज इक्वल टू J इंटू सी रो, ठीक है। इसको हम नीचे लेके जाते हैं, तो E अपॉन में रो इज इक्वल टू J, सो J इज इक्वल टू, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि 1 अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा, कंडक्टिविटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू E। और हम जानते हैं कि J जो है करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आएगा वेक्टर, यहाँ पे आएगा वेक्टर, ठीक है। आप इसको शुरुआत से भी वेक्टर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ फर्क पड़ने वाली है नहीं, आप यहाँ पे भी वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। सो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला या फिर relation between J and E. So please take a snapshot. चलो बच्चों, तो this is done from today's session. I hope you enjoy my lecture and please do one thing, subscribe to my channel and please like, share and send all the videos to all the students because यही मोटो है यार, सबको मिले, फ्री में मिले, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है या जो भी नॉलेज हमने गेन किया है बस आप लोगों तक पहुँचे, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे हैं। So thanks for watching. Please subscribe my channel. Bye bye and take care.